पश्चिमी एशिया की सियासत इस समय उस निर्णायक दौर से गुजर रही है जहां हर बयान सिर्फ बयान नहीं रह जाता बल्कि एक रणनीतिक संकेत बन जाता है और हर फैसला आने वाले समय की दिशा तय करता है। पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर टिकी हुई हैं दो महाशक्तियों पर, ईरान और अमेरिका। और इस बार मामला सिर्फ टकराव का नहीं बल्कि रणनीतिक ठहराव और राजनीतिक संदेशों का है। जिस प्रोजेक्ट फ्रीडम को अमेरिका ने अपनी शक्ति, अपनी उपस्थिति और अपने नियंत्रण के प्रतीक के तौर पर पेश किया था, उसी पर अचानक ब्रेक लगाने का ये दिखाता है कि हालात अब सीधे टकराव से निकलकर एक जटिल कूटनीतिक खेल में बदल चुके हैं। ये फैसला जितना सैन्य नजरिए से अहम है, उतना ही राजनीतिक दृष्टिकोण से भी गहरा संदेश है कि ताकत के साथ साथ समय और परिस्थितियों को भी साधना भी उतना ही जरूरी होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोक दिया जाएगा, अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है। ये वही परियोजना थी जिसके जरिए हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का प्रयास किया जाता था। ये जलडमरूमध्य केवल एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ है। यहाँ से गुजरने वाले तेल के जहाज दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव या नियंत्रण की लड़ाई सीधे तौर पर वैश्विक बाजारों और ऊर्जा सुरक्षा का प्रभावित कर सकती है। प्रोजेक्ट फ्रीडम में इस रणनीतिक सोच का हिस्सा था जिसके जरिए अमेरिका इस जल मार्ग पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था और साथ ही ये संदेश देना चाहता था कि वह वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अब इस परियोजना पर लगाए गए ब्रेक का ये संकेत देता है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। ट्रंप ने साफ किया कि ये फैसला पाकिस्तान और अन्य प्रदेशों के प्रतिरोध या अनुरोध के बाद लिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि ये दिखाता है कि इस पूरे संकट में केवल दो ही देश नहीं बल्कि कई अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी दिखा दिया कि ईरान के साथ एक संभावित समझौते की दिशा में वो महत्वपूर्ण प्रगति पर है। ये बयान ये संकेत देता है कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत तेज चल रही है और अमेरिका इस बातचीत को एक मौका देना चाहता है। हालांकि इस फैसले के साथ एक और अहम बात भी सामने आई। अमेरिका ने अपनी नौसैनिक नाकाबंदी को जारी रखने का फैसला किया है। इसका मतलब साफ है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम भले ही अस्थायी रूप से रोका गया हो, लेकिन दबाव की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें अमेरिका बातचीत और दबाव दोनों को साथ लेकर चलता है। ट्रंप ने हाल ही के सैन्य कार्रवाइयों को बेहद सफल बताते हुए ये संकेत भी दिया कि अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रभावी प्रदर्शन किया है। ये बयान इस बात को और मजबूत करता है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर अपनी स्थिति कमजोर नहीं दिखाना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि बातचीत उसी स्थिति में हो जहां उसका दबदबा बना रहे। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ईरान के पास अमेरिका के कई हथियार मौजूद हैं। दरअसल पिछले साल अमेरिका और इजरायल के हमलों के दौरान कई बम दरअसल फटे ही नहीं थे। अब उसका नतीजा ये रहा कि उन हथियारों की ईरान ने कर ली रिवर्स इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ईरान ने कई हथियारों की कॉपी तक तैयार कर ली है। आपको बता देते हैं वो कौन कौन से हथियार हैं। सबसे पहले बात ड्रोन की कर ली जाए तो ईरान के पास में जो शाहेद सीरीज के ड्रोन मौजूद हैं, दरअसल वो अमेरिका के ही RQ-170 सैटेलाइट ड्रोन की नकल है और ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम माने जाते हैं। इसके अलावा ईरान के पास में है कामन 22 ड्रोन जो अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर और MQ-9 रिपर ड्रोन की नकल है और ये सर्विलांस और अटैक का दम रखते हैं। बात मिसाइल पावर की करें तो ईरान की तूफान एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका की BGM-71 टो मिसाइल की कॉपी है। इसके अलावा ईरान की फकोर 90 मिसाइल अमेरिका की AIM-54 फिनिक्स मिसाइल की नकल है। ईरान का अजनक्श और सागे विमान भी F-5 फ्रीडम फाइटर विमान की कॉपी माना जाता है। इसके अलावा तूफान 1 और 2 हेलीकॉप्टर भी अमेरिका के AH-1JC कोबरा हेलीकॉप्टर की नकल माने जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के हथियारों के विकास के बारे में आखिर किस तरह से ईरान ने अपने हथियारों को धीरे धीरे मजबूत बनाया, कैसे कैसे उन्हें विकसित किया। ईरान के हथियारों का इतिहास दरअसल काफी पुराना है। 1980 के दशक में ईरान इराक के बीच में जब युद्ध हुआ तो ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कई पाबंदियां लगा दी। सेना के लिए हथियार भी नहीं खरीद पा रहा था ईरान, ऐसे हालात हो गए थे। अब हथियारों के मामले में निर्भरता दूसरों पर थी, लेकिन इस निर्भरता को खत्म करना चाहता था ईरान
और इस पर फैसला लिया। ईरान ने खुद ही हथियार बनाने का फैसला कर लिया। ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अब हथियारों का निर्माण शुरू किया। दूसरों के हथियारों की तकनीक समझकर बेहतर हथियार बनाना। साल 2011 में ईरान को बड़ी कामयाबी मिल गई। ईरान ने यूएस का एडवांस और सीक्रेट RQ-170 सेंटिनल स्पाई ड्रोन को मार गिराया और ड्रोन के सिस्टम को हैक करके जमीन पर उतार दिया। यूएस के दबाव के बावजूद ईरान ने ये ड्रोन लौटाया ही नहीं। ड्रोन के इंजन, ड्रोन के कैमरे, ड्रोन के रडार से तकनीक को बाकायदा साझा समझा और ईरान ने अपना ड्रोन पूरी तरह से तैयार कर लिया। यही वजह है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हुआ, तो इस दौरान अमेरिका का जो फाइटर जेट था उसे अमेरिका ने खुद पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया ताकि इसकी तकनीक ईरान के हाथ में ना लग जाए। आइए अब आपको बताते हैं ईरान के उस बूढ़े शेर के बारे में जिसने अमेरिका के आधुनिक फाइटर जेट्स को धूल चटा दी। आखिर कौन है ये बूढ़ा शेर? देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल ने इस जंग को बहुत आसान समझा। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ईरान का पलटवार कितना घातक हो सकता है। ईरान की खतरनाक मिसाइलों और ड्रोन ने ट्रंप और नेतन्याहू की सोच से भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसकी बड़ी वजह रही है कि ईरान ने अपनी तकनीक को अपने हिसाब से विकसित किया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एक F-5 फाइटर जेट्स से अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को तार-तार कर दिया और कुवैत में मौजूद अहम ठिकाने को तबाह कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जिस F-5 फाइटर जेट से कुवैत के सैन्य बेस पर अटैक किया वो करीब 65 साल पुराना है। खास बात ये कि अमेरिका ने इसे तत्कालीन ईरानी शासन को सौंपा था जब उनके रिश्ते बेहतर थे। पश्चिमी मीडिया ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर हुए नुकसान को लेकर ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। मीडिया में आई खबरों के कंजर्वेटिव थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट यानी AEI की जांच कांग्रेस के सहयोगियों और अमेरिकी अधिकारियों के बयान के आधार पर ट्रंप के दावों पर सवाल उठाए। प्रोजेक्ट फ्रीडम का मूल उद्देश्य भी इसी रणनीतिक संतुलन को बनाए रखना था। इस योजना के तहत अमेरिका हॉर्मूज जलसंधि से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था ताकि वैश्विक व्यापार में किसी तरह की बाधा न आए और साथ ही ईरान के प्रभाव को सीमित किया जा सके। लेकिन इस परियोजना को रोककर अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो केवल सैन्य ताकत के सहारे नहीं बल्कि कूटनीतिक रास्ते के जरिए भी समाधान निकालने के लिए तैयार है। हालांकि ये कूटनीति उसकी अपनी शर्तों पर आधारित होगी। इस फैसले पर ईरान की प्रतिक्रिया बेहद स्पष्ट और कड़ी रही है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में जहाजी या जहाज रानी की सुरक्षा और ज्यादा खतरे में पड़ गई है। उनका कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस इलाके में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं और इसका असर केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पड़ेगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान हॉर्मूज जलसंधि पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा और किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। यह बयान इस बात का संकेत है कि ईरान इस पूरे घटनाक्रम को अपनी संप्रभुता और रणनीतिक अधिकार के सवाल के रूप में देख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा कि शांति का रास्ता ईरान के परमाणु कार्यक्रम से होकर गुजरता है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि हॉर्मूज जलसंधि को फिर से खोलना वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति से लिए बेहद जरूरी है। रूबियो ने अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को रक्षात्मक अभियान बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये कूटनीतिक प्रयास है। ये बयान ये दिखाता है कि अमेरिका अपनी हर कार्रवाई को एक संतुलित और जिम्मेदार कदम के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिलता रहे और वो अपनी रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत बनाए रखे। इसके लिए ये अमेरिका चाह रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझा जाए तो ये साफ हो चुका है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम पर लगाया गया ये ब्रेक सिर्फ एक अस्थायी ठहराव नहीं बल्कि ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ये रणनीति है दबाव बनाए रखते हुए बातचीत के दरवाजे खुले रखना। अमेरिका एक तरफ सैन्य और आर्थिक ताकत के जरिए ईरान पर दबाव बना रहा है ताकि वो अपनी शर्तों को मनवा सके और दूसरी तरफ वो ये भी दिखा रहा है कि वो शांति और समझौते के लिए तैयार रहे। दूसरी तरफ ईरान भी इस पूरे घटनाक्रम को अपनी रणनीतिक नजर से देख रहा है। उसके लिए हॉर्मूज जलसंधि सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि उसकी ताकत और प्रभाव का प्रतीक है।
ऐसे में वो किसी भी स्थिति से इस पर अपनाना या अपना नियंत्रण कमजोर नहीं करना चाहता। यही वजह है कि अमेरिका की हर पहल को चुनौती के रूप में देखा जा सकता है और उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देता है। आज की स्थिति ये साफ कर देती है कि ये संघर्ष अब केवल सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो एक जटिल कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक खेल बन चुका है। प्रोजेक्ट फ्रीडम का रोकना ये दिखाता है कि अभी भी कूटनीति के जरिए जगह मौजूद है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। हर बातचीत का दबाव, हर समझौते के पीछे शर्तें और हर फैसले के पीछे एक बड़ी रणनीति काम कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह विराम किस दिशा में जाएगा। क्या ये एक अस्थायी समाधान की ओर बढ़ेगा या स्थायी समाधान की ओर ले जाएगा, जहां दोनों देश अपने अपने रुख की कुछ नरमी दिखाकर एक समझौते पर पहुंचेंगे। ये एक केवल एक अस्थायी शांति है, जिसके बाद टकराव और भी ज्यादा तीखा होने वाला है। दुनिया की नजरें अब इसी पर टिकी है, क्योंकि हॉर्मूज की हर हलचल अब सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक संकेत या भविष्य का संकेत अब बन चुकी है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।